सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अभी तक हम लोग पावर वाले टॉपिक में एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर के ऊपर डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप आपको मजा आया होगा और थोड़ी समझ बड़ी होगी कि एक्टिव और रिएक्टिव असल में है क्या। ठीक है, नेक्स्ट तरफ चलते हैं हम लोग। जो 5 पॉइंट लिखवाए थे मैंने, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, देन कॉम्प्लेक्स पावर। तो कॉम्प्लेक्स पावर को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स पावर का अगर मतलब है तो क्या बोल सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर कैन बी कंसीडर्ड एज कॉम्प्लेक्स पावर। एक क्लियर डेफिनेशन हो सकती है, सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, इसको इलेबोरेट मैनर में हम देखेंगे हम लोग। और इट इज डिनोटेड बाय सिंपली एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो क्या है, वोल्ट एम्पेयर। यूनिट क्या है, वोल्ट एम्पेयर। वोल्ट एम्पेयर मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इसका जो बड़ा यूनिट है केवीए और एमवीए, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इस यूनिट के ऊपर भी बात करेंगे। एमवीए केवीए होने की वजह से क्या फायदे और कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की रेटिंग केवीए और एमवीए में होती है और क्या रीजन है उसका होने का रेटिंग। ठीक है, ये सारी बात करेंगे। तो ये सारी बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर हम लोग इसको, अगर इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो सिंपली अगर आपको वोल्ट एम्पेयर रेटिंग है कॉम्प्लेक्स पावर का, तो अगर मैं यहां बोलूं कि कॉम्प्लेक्स पावर एस इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीप्लीकेशन। वोल्टेज इंटू करंट का सिंपली मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज सिंपली अ वोल्ट एम्पेयर। ठीक है, तो इट विल गिव वोल्ट एम्पेयर। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई वोल्टेज V होता और उसका कोई मैग्नीट्यूड V होता और साथ में उसका कोई एंगल होता थीटा V। ठीक है, कोई एंगल, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, वोल्टेज के अंदर इसका मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों होगा। तो एंगल क्या है, थीटा V, और मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड ऑफ V। और ऐसे ही अगर करंट का होता, करंट I इक्वल टू कोई मॉड होता, मैग्नीट्यूड होता और उसके साथ में एंगल थीटा I होता थोड़ी देर के लिए, थीटा I। तो अगर मुझे यहां पर लिखना पड़ता इस कॉम्प्लेक्स पावर में, ये V और I की जगह ये सारी वैल्यू पुट करूं तो S इक्वल टू क्या कहलाता, मॉड ऑफ V मॉड ऑफ I, और एंगल क्या हो जाता, थीटा V प्लस थीटा I। थीटा V प्लस थीटा I। ठीक है, क्योंकि दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो एंगल क्या होता है, एडिशन में होता है। बट यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई। ये तो मैथमेटिक्स की दुनिया में क्या है कि दोनों एंगल प्लस होंगे, और हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स में भी बहुत सारी जगह पे ऐसा आइडेंटिटी देखा है कि जो भी गिवन एंगल है उनका क्या कर देंगे हम लोग, एडिशन कर देंगे। बट दिक्कत हुई कि यहां पर थोड़ी देर के लिए ये जो यहां पर इन दोनों को मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैं थीटा इक्वल टू क्या बोल देता हूं, थीटा इक्वल टू बोल देता हूं थीटा V। थोड़ी देर के लिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हम लोग, या चलो एक काम करते, थीटा रिप्रेजेंट नहीं करते। असल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहां पर ये जो एंगल, जो भी एंगल आएगा उसका मतलब क्या है, वो जो एंगल आएगा वो एंगल वोल्टेज और एंगल के बीच का एंगल है। ठीक है, तो यहां तो डायरेक्टली एडिशन हो रहा है, बट असल में यहां जो भी एंगल रिप्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रिकल की दुनिया में क्या है, दैट इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, और वो भी डिपेंड करेगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिकल में क्या है, पावर फैक्टर लैगिंग भी हो सकता है और लीडिंग भी हो सकता है। तो चलिए अभी इस इक्वेशन को गलत बोलने से पहले हम लोग थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए आपके पास लैगिंग पावर फैक्टर होता। लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, इंडक्टिव लोड। ठीक है, लैगिंग का मतलब इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव में RL हो सकता है, इंडक्टिव लोड। थोड़ी देर के लिए मैं इंडक्टिव लोड के केसेस देख लेता हूं। इंडक्टिव लोड का मतलब क्या हो सकता है, और मैं बोल सकता हूं इंडक्टिव लोड को और अच्छे से देखना चाहूं तो RL। ठीक है, और RLC भी हो सकता है जिसमें इंडक्टेंस डोमिनेट हो सकता है, बट अभी ठीक है, इतना इलेबोरेट मैनर में नहीं जाएंगे हम लोग। अभी सिंपली इंडक्टिव लोड की बात करेंगे। तो यहां पर मैंने रेफरेंस फेजर बनाया थोड़ी देर के लिए, यहां पे मैं बना देता हूं रेफरेंस फेजर। ठीक है, यहां पर रेफरेंस फेजर बना देता हूं। रेफरेंस फेजर के बाद यहां पर वोल्टेज का कोई पॉजिटिव एंगल है, और मैंने ऑलरेडी बताया कि फेजर में पॉजिटिव एंगल कहां होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव एंगल कहां होता है, एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, गलत बोल दिया हूं, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज। ये मैंने नेटवर्क में बहुत डिटेल वर्जन में आपको पढ़ाया है। तो चलिए अब यहां पर वोल्टेज V हम लोग यहां बना देते हैं, वोल्टेज V। ठीक है, वोल्टेज V, और इसका कोई एंगल दे देते हैं हम लोग, क्या दे देते हैं, थीटा V। उसके बाद हम लोग करंट बनाते हैं। करंट का भी एंगल क्या है, कोई पॉजिटिव एंगल है, बट करंट क्या करेगा, लैग करेगा, क्योंकि ये इंडक्टिव लोड का केस ले रहे हैं हम लोग। तो यहां पर करंट मैंने I कर दिया थोड़ी देर के लिए, और यहां पर ये जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा थीटा I। ठीक है, अब यहां से अगर मैं कोई थीटा
यहां पर कोई एंगल में थीटा एज्यूम कर लूं, जिसको मैं ब्लैक कलर से कर लेता हूं, कोई थीटा एज्यूम कर लेता हूं, तो असल में मैंने अभी क्या बोला कि मैथमेटिक्स में तो ओके ठीक है, दोनों मैग्नीट्यूड के साथ में जो एंगल होंगे वो एडिशन में चले जाएंगे, बट यहां पर इलेक्ट्रिकल की दुनिया में क्या है, यहां पर जो भी एंगल आएगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो यहां पर वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल क्या है, थीटा, और थीटा को अगर मुझे लिखना पड़े तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा इक्वल टू थीटा वी माइनस थीटा आई। और यहां पर एंगल क्या है, ये जो थीटा है ये पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ये डेल वी बड़ा है अभी यहां दिख रहा है तो क्या बोल देंगे हम लोग कि यहां पर थीटा जो है वो क्या है, पॉजिटिव एंगल है, क्या है, पॉजिटिव एंगल, जो कि आपका एंटी क्लॉकवाइज में ड्रॉ होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में ड्रॉ होगा, इसी वजह से इसका पावर ट्रायंगल भी बना सकते हैं, अभी थोड़ी देर से बनाते हैं पावर ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं एक एग्जांपल और हम लोग यहां से तो देखिए अब यहां पर एंगल, यहां पर क्या शो कर रहा है एंगल, थीटा वी प्लस थीटा आई, बट असल में यहां पर जो एंगल आएगा उसका वैल्यू कितना होगा, थीटा वी माइनस थीटा आई होगा, ठीक है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमारा कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मान लो लीडिंग लोड हो आपके पास, ठीक है, लीडिंग लोड ले लेते हैं, लीडिंग लोड जिसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटिव लोड, और मैं फेजर सिंपली आरसी सर्किट का बना देता हूं, ठीक है। तो यहां पर वापस से मैं क्या लूंगा, रेफरेंस लेता हूं, ठीक है, वापस से मैंने रेफरेंस ले लिया, ठीक है, वापस से मैंने क्या कर लिया, वोल्टेज को एज इट इज यहां मान लिया, वोल्टेज वी दैट इज थीटा वी, और करंट क्या कर रहा है, इस बार लीड कर रहा है, तो करंट को मैं लीडिंग करा देता हूं, मतलब वोल्टेज से आगे करंट, वोल्टेज से करंट आगे, ठीक है, और यहां पे ये हो जाएगा थीटा आई, ये एंगल हो गया थीटा आई। और अब हमें चाहिए एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसका मतलब, इसको रेफरेंस को थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूं यहां पे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस दफे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा आई माइनस थीटा वी, थीटा वी, ठीक है। और यहां से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो थीटा इक्वल टू, ठीक है, माइनस कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो थीटा होगा ये हो जाएगा निगेटिव, और या एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए थीटा 1 दे देते हैं, इस एंगल को दे देते हैं थीटा 1 और इसको दे देते हैं थीटा 2, थोड़ी देर के लिए समझ में आ जाएगा, थीटा 2 दे देते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा वी माइनस थीटा आई, जो कि किसके बराबर है, जो थीटा 2 है वो क्या है, थीटा 1, ये थीटा वी माइनस थीटा आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा 1 लिख सकते हैं, तो माइनस थीटा 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहां पर कि अगर मैंने थीटा 1 को पॉजिटिव लिया है तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1, थीटा 2 क्या है हमारा, थीटा 2 का जो वैल्यू आ रहा है वो निगेटिव में वैल्यू आ रहा है, ठीक है, निगेटिव में वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया है, देखिए यहां पर कि मैंने आगे हमेशा किसको रखा है, आगे हमेशा वोल्टेज के एंगल को रखा है, चाहे मैं माइनस साइन ले आऊं फिर भी मैंने आगे क्या रखा है, वोल्टेज के एंगल को रखा है। इसका मतलब मैं क्या चाह रहा हूं कि वोल्टेज, देखो दो तरीके से कॉम्प्लेक्स पावर को डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन तो रूलर्स भाई साहब लेके आए थे, ये वाली इक्वेशंस, ठीक है, ये जो पूरा डिस्कशन चल रहा है, रूलर, जिसको हम लोग रूलर भी बोलते हैं, रूलर थ्योरम, ठीक है। तो यहां पर ये रूलर भाई साहब लेके आए थे, तो इन्होंने क्या बोला कि मैथमेटिक्स में तो क्या है डायरेक्ट एडिशन है, बट इलेक्ट्रिकल में बात आती है तो लैगिंग और लीडिंग दोनों होता है, और वहां पर डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का डिफरेंस चाहिए, वोल्टेज और करंट के फेजर्स के बीच का एंगल चाहिए हमें, तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। तो कॉम्प्लेक्स पावर को हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स पावर लिख सकते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वोल्टेज और करंट, मतलब करंट को हम लोग फिक्स कर ले और वोल्टेज का कॉन्जुगेशन मतलब एंगल वोल्टेज का बदल ले, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एस इक्वल टू वोल्टेज को हम लोग रेफरेंस रख लेते हैं और करंट को क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं, तो वोल्टेज इंटू करंट कॉन्जुगेशन। तो दोनों फॉर्मूले हैं, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट फॉर्मूला ये वाला लगा है, इसको ज्यादा अप्रोप्रिएट, हम गलत नहीं बोलेंगे बट अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रैक्टिकली हमारा वोल्टेज क्या है, अभी आपके घर में क्या होगा, सारे सॉकेट्स के अंदर वोल्टेज क्या, पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो सारे सॉकेट्स में वोल्टेज सेम आ रहा होगा, बट वेरिंग क्या है, करंट है। मान लीजिए आप लोड कौन सा लगा रहे हो, थोड़ी देर पहले मोबाइल चार्ज कर रहे थे, अब मान लीजिए वहां से ही आप पंखा चला रहे हैं, या वहीं से आप कैपेसिटेंस बैंक भी चला रहे हैं, तो
सो आपका लोड बदल रहा है तो लोड के हिसाब से हमारा करंट वेरी कर रहा है, लैगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब हमारा लोड का पावर फैक्टर बदल रहा है, करंट बदल रहा है। इस वजह से हम क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स पावर को बोल देंगे यहां पर कि वोल्टेज इंटू करंट का कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब आरी बात समझ में, कॉन्जुगेशन की हिस्ट्री कहां से लेके आया हूं। और इसी तर्ज पे अगर मुझे इंडक्टिव का पावर ट्रायंगल बनाना हो तो मैं क्या बोल दूंगा, ये है P, ये P, और एंगल क्या रखना है, मुझे पॉजिटिव एंगल रखना है। इसका मतलब यहां पर ये हो जाएगा Q और ये है S और ये है थीटा पॉजिटिव में, ठीक है। यहां लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। पॉजिटिव एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इसका पावर ट्रायंगल बनाना हो मुझे लीडिंग का, तो ये क्या हो जाएगा P और यहां पे हो जाएगा Q और ये हो जाएगा हमारा S, ठीक है। तो ये नीचे की साइड में क्लॉकवाइज बनाया, इसका मतलब नेगेटिव एंगल है। और बट ऑब्वियस है अगर मैं इंपीडेंस लिखूं तो R माइनस JX, तो एंगल कहां है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल है। और अगर मैं इसका लिखूं तो इंपीडेंस इक्वल टू R प्लस JX, ठीक है। तो ये एंगल असल में इंपीडेंस एंगल ही है, ये जो थीटा है असल में क्या है, इंपीडेंस एंगल ही शो कर रहा है। इसको पावर एंगल भी बोल सकते हैं सम केसेस में, ठीक है। सम केसेस में हम लोग पावर एंगल भी बोल सकते हैं और इंपीडेंस एंगल तो है ही है, ऑलवेज इंपीडेंस एंगल है, बट कहीं कहीं पे इसको हम लोग पावर एंगल भी बोलते हैं। बाकी इलोबरेट मैनर में हम लोग आगे भी देखेंगे इसको, ठीक है। अब यहां से क्या बात हुई, कंक्लूजन ले लेते हैं हम लोग। तो कंक्लूजन इस बात पे ले लेते हैं कि काम करते हैं। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्टिव पावर्स का तो देखो रजिस्टर और रजिस्टर कॉमन है, रजिस्टर तो क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। मतलब एनर्जी डिसिपेशन वाला कंपोनेंट क्या है, क्योंकि इट इज द कलेक्शन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव, तो जो एनर्जी डिसिपेट हो रही थी वो वाला कंपोनेंट तो दोनों में क्या है, कॉमन है। बट कंपोनेंट कौन सा बदल रहा है, जो स्टोरिंग एलिमेंट में जा रही थी, जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट में जा रही थी वो या तो इंडक्टिव हो सकती है या फिर कैपेसिटेंस नेचर में हो सकती है। तो दोनों को हमको आइसोलेशन में करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम क्या बोल देंगे कंक्लूजन में, S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट का कॉम्बिनेशन इक्वल टू P प्लस JQ इन केस में, क्योंकि पॉजिटिव एंगल है तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये किसके लिए हो जाएगा आपका, इंडक्टिव के केस में, इंडक्टिव लोड के केस में, इंडक्टिव लोड, ठीक है। और सेकंड जो फॉर्मूला आपका, सेकंड जो फॉर्मूला S इक्वल टू वोल्टेज और करंट का कॉन्जुगेशन, तो ये हो जाएगा हमारा P माइनस JQ, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका कैपेसिटिव लोड के लिए, तो ये हो जाएगा आपका कैपेसिटिव लोड, ठीक है, कैपेसिटिव लोड। इसका मतलब अंतर कहां आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका प्लस JQ एंड माइनस JQ। बाकी और प्लस माइनस वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर करेक्शन में बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको जब पावर फैक्टर करेक्शन करूंगा कि क्या कैपेसिटेंस में माइनस का क्या रोल है, प्लस का क्या रोल है, बहुत डिटेल वर्जन में देखेंगे। बट अभी के लिए बेसिक आइडिया में ये समझिए कि इंडक्टिव के केस में P प्लस JQ और कैपेसिटिव के केस में P माइनस JQ। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए इसमें जो S है, इसका अगर मैग्नीट्यूड है तो इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो जो S का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, और वो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, S इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर, सो S इक्वल टू P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर। इसको बोलते हैं हम लोग, इस मैग्नीट्यूड को बोलेंगे हम लोग, S के इस मैग्नीट्यूड को बोलेंगे अपेरेंट पावर। क्या बोलेंगे, अपेरेंट पावर, ठीक है। और इन जनरल अपेरेंट पावर गिव्स द डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ हीटिंग, ठीक है, गिव्स द डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ हीटिंग का इंडिकेशन देने की वजह से, और इसकी जो यूनिट है वो क्या है हमारी, KVA और MVA बोल सकते हैं, तो अपेरेंट पावर गिव्स डायरेक्ट किसकी, हीटिंग की इंफॉर्मेशन दे रहा है। हीटिंग की इंफॉर्मेशन देने की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो रेटिंग है वो KVA और MVA में हो सकता है, लाइक आपका सिंक्रोनस जनरेटर, लाइक ट्रांसफॉर्मर, लाइक सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर तो इनका सबका रेटिंग काय में होता है, KVA या फिर MVA, किसी बात में बड़ा अगर इक्विपमेंट होगा तो MVA और छोटा होगा तो KVA में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये जो अपेरेंट पावर है ये हीटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हीटिंग को भी हम लोग बोल सकते हैं रिप्रेजेंट करेगा। अब आपका सवाल होगा सर एक्टिव पावर भी तो करेगा, तो दैट इज द कलेक्शन है, तो दोनों में इसमें हीटिंग तो रहेगी, तो अल्टीमेटली अपेरेंट पावर में भी क्या रहेगी, हीटिंग का इंडिकेशन रहेगा। तो इस तरीके
तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स पावर का पूरा डिस्कशन ओवर होता है। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ऐसे ये दो इक्वेशंस आपको ध्यान रखना पूरे डिस्कशन से। ये फेजर्स आपको बहुत ज्यादा काम के नहीं है, बट आपको आइडिया आना चाहिए कि कंजुगेशन आता कहां से असल में, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, कंजुगेशन से बेसिक प्रॉपर्टी से सब कुछ समझाया, तो इसको हम लोग, इस फॉर्मूले को हम लोग इनवैलिड बोल देंगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के लिए तो अच्छा दिखता है, बट यहां पर जब लैगिंग लीडिंग आता है तो थोड़ी कहानी पलट जाती है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर कॉम्प्लेक्स पावर सीखे हैं। आई होप आप में थोड़ा सा इनलाइटमेंट हुआ होगा, कुछ नई चीजें आपको पता चली होगी जो पहले से नहीं पता थी। तो एक्टिव, रिएक्टिव, कॉम्प्लेक्स खत्म हो चुका है, दो क्वांटिटी और है, जल्दी से वो खत्म करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज मैग्नीट्यूड। सो नेक्स्ट डिस्कशन का पार्ट है हमारा वोल्टेज मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये वोल्टेज मैग्नीट्यूड भी बहुत काम की चीज है। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वोल्टेज, तो आप नेटवर्क वाला डेफिनेशन बोलते हैं, द पॉजिटिव चार्ज टू द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सम रेफरेंस पॉइंट। इस तरह का जो डेफिनेशन होता है वो नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा है, मैंने भी नेटवर्क में वही डेफिनेशन पढ़ा है, ठीक है। बट यहाँ पावर सिस्टम में वोल्टेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि वोल्टेज को थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मेरा एक आपसे एग्जांपल है कि ठीक है, आपके घर में थोड़ी देर के लिए आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी और पापा, ठीक है। और आप मान लीजिए कि आपके घर में थोड़ी देर के लिए, लेट अस सपोज, सबके यहाँ की डिफरेंट स्टोरी हो सकती है। लेट अस सपोज कि आपके यहाँ पे पापा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जनरली सभी के घरों में होता है, और जो आपकी माता जी है वो थोड़ा कम स्ट्रिक्ट है। थोड़ी देर के लिए आप कोई कंप्यूटर गेम खेल रहे हो, ठीक है, और आपकी माता जी ने आवाज़ लगाई कि बेटा ये वाला काम कर दो उठ के, तो आप क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं थोड़ी देर तक। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब बोलते हैं तब जाके आप कहीं ना कहीं वो काम करते हैं। बट यहां पर अगर आपके फादर या आपके पिताजी होंगे तो जैसे ही वो आप, वैसे तो आप गेम ही नहीं खेलोगे ठीक है, बट मान लीजिए आप गेम भी खेल रहे हो, ठीक है, कोई कंप्यूटर गेम खेल रहे हो और आपसे बोला कि जाके वो काम कर दीजिए, तो आप एक बार में ही, अगर आपके पापा स्ट्रिक्ट है तो एक ही बार में क्या हो जाएंगे, आप उठ के वो काम कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का प्रेशर लेवल अलग अलग है। माता जी का प्रेशर थोड़ा सा कम है, पापा का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, पिताजी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। कि जैसे जिसका ज्यादा प्रेशर होगा, जिसका ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, तो आपके ऊपर एक बार में लो प्रेशर अप्लाई हुआ तो आप धीरे 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 काम करें। बट एक बार, दूसरी बार में क्या हुआ, जब पिताजी ने ऑर्डर किया तो प्रेशर बढ़ गया, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ गया और तुरंत आपने काम कर दिया। मतलब यू आर एन इलेक्ट्रॉन, आप थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन मान लें, और आपके ऊपर जब ज्यादा प्रेशर लग रहा है तब आप ज्यादा फास्टली मूव कर रहे हैं, एकदम विथ इन अ सेकेंड, बिना कोई टाइम गवाए आप क्या कर रहे हैं, काम कर दे रहे हैं। मतलब कि जब भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम लोग प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये तो फिजिकल सिग्निफिकेंस से मैंने चीजें ली है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे जैसे प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वोल्टेज से है, ठीक है। तो देखिए सबसे शुरुआती दिनों में क्या हुआ, यहां पर अर्थ पे क्या एग्जिस्ट था, नेचर एग्जिस्ट था। नेचर को समझने के लिए क्या बना, फिजिक्स बना। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, टू अंडरस्टैंड द नेचर वी लर्न फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ा। और फिजिक्स की फिर डिफरेंट ब्रांचेस हुई, जिसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जो नेचुरली था वो नेचर में ही था। तो हम लोगों ने इसी तरीके से इंजीनियरिंग में भी जो सारी टर्म्स इजाद करी वो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, नेचर से ही अफेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो मैग्नेट का एनो रेस वाला जो मैंने फंडा बताया था ग्रेविटेशनल मशीन में, तो वो भी एक हमारा नेचर से लिया हुआ फंडा है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग रास्ते से भटकते नहीं है, मुद्दे की बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक प्रेशर बोल सकते हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रिकल में, इस वजह से इसका नाम बोल देंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रेशर। तो व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज इट इज द इलेक्ट्रिकल प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा से क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए आपको जो बिजली का झटका लगता है वो करंट से लगता है या वोल्टेज से लगता है, तो आपका आंसर क्या होगा। काफी लोग बोलते हैं कि करंट लग गया, ठीक है, और काफी लोग बोलते हैं इसको 440 वोल्ट का झटका लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि करंट, देखो करंट का सेम 2 एम्पेयर करंट अगर 9 वोल्ट पे या 5 वोल्ट पे हुआ, थोड़ी देर के लिए 5 वोल्ट पे हुआ तो कम इंपैक्ट करेगा, और सेम 2 एम्पेयर का करंट 230 वोल्ट पे रहा तो ज्यादा इंपैक्ट करेगा।
इसका मतलब दम करंट में नहीं है, दम काय में है, वोल्टेज में है, स्पीड में दम है। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा तेजी से स्ट्राइक होगा। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर के लिए मैं ओवर डिटेल वर्जन टेक्निकल टर्म में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपको अंतर बता रहा हूं। तो करंट सर्कुलेट, करंट जितना तेजी से फ्लो हो सकता है, जितने तेजी से फ्लो हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके वोल्टेज पे। ठीक है, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे। वोल्टेज इज नथिंग बट अ प्रेशर, इलेक्ट्रिकल प्रेशर। ठीक है, तो थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस में आप चीजें समझ में आ रही होगी आपको। इसका जो यूनिट है वो वोल्ट है, नॉर्मली वोल्ट है। अब आप बोल रहे हो सर मैग्नीट्यूड क्यों लिखा? क्योंकि वोल्टेज में असल में वोल्टेज मैग्नीट्यूड और वोल्टेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ यहां पर मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है, उसका आगे चल के आपको पता चलेगा क्यों मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, एंगल की बात क्यों नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से सिंपली अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज वोल्टेज, तो वोल्टेज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रेशर टू सर्कुलेट करंट थ्रू एन सर्क्यूट। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग। तो चलिए, इसका जो लिमिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैंने बताया कि 5 वोल्ट पे इतना 2 एम्पियर का सिग्निफिकेंस बदल रहा है, तो वोल्टेज में बहुत ज्यादा वेरिएशन वोल्टेज का नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो वोल्टेज 5% कम और 5% ज्यादा विद इन 5% टॉलरेंस मार्जिन पर यूनिट, इसके बीच में ही क्या होना चाहिए 1.05, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। 5% ज्यादा 5% कम विथ इन प्लस माइनस हम लोग क्या बोल सकते हैं 5% के अंदर ही होना चाहिए। प्लस माइनस 5% से ज्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए आपके वोल्टेज में। ठीक है, तो ये बात तो बता दी मैंने। बाकी पर यूनिट आप समझते हैं, पूरा डिटेल वर्जन हम लोगों ने पढ़ रखा है। मान लीजिए इसका उल्टा केस ले ले, फर्स्ट केस ले लेते हैं जिसमें हम लोग ये ऑपरेटिंग वोल्टेज किससे वी मैक्स से ग्रेटर कर देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज से, मतलब जो मैक्सिमम वोल्टेज की जो लिमिट है उसको भी हम लोग अगर क्रॉस कर गए किसी तरीके से, तो क्या हो जाएगा, अगर एक्सेस वोल्टेज का मतलब है कि सीधे सीधे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर देगा, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, तो पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क में जहां जहां पर एक्सेस वोल्टेज होगा वहां पर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि एक्सेस वोल्टेज डायरेक्टली इंसुलेशन डैमेज कर सकता है। डायरेक्टली क्या कर सकता है, इंसुलेशन डैमेज, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग थर्मल ब्रेकडाउन। तो किसी भी वजह से थर्मल ब्रेकडाउन। ठीक है, तो किसी भी वजह से, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये वाला जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, हमेशा मैक्सिमम से कम होना चाहिए। ठीक है, और रेंज मैंने ऑलरेडी बता दी है कि मैक्सिमम की रेंज 1.0 प्लस 5% ऊपर नहीं, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर सेकंड पॉइंट लिखूं तो ये वोल्टेज मैग्नीट्यूड V लेस देन V मिनिमम अगर हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि वोल्टेज इज पावर ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। ठीक है, अगर वोल्टेज डिक्रीमेंट का मतलब है कि पावर लेवल का आपका डिक्रीमेंट, जो पावर फ्लो हो सकता है उसमें डिक्रीमेंट हो गया, और पावर फ्लो इज नथिंग बट स्टेबिलिटी। पावर कम मतलब लेस स्टेबल, और कहीं ना कहीं अगर पावर और ज्यादा कम होते गया तो क्या हो जाएगा, हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, सिस्टम बिकम अनस्टेबल। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, मैं स्टेबिलिटी में इस पॉइंट को वापस पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको और डिटेल वर्जन में ले जाऊंगा। यहां पर आप इतना समझिए कि पावर लेवल भी क्या होते जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज होगा तो पावर ट्रांसफर भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। और पावर ट्रांसफर रेफर्स टू दी स्टेबिलिटी। पावर ज्यादा ट्रांसफर मतलब मोर स्टेबल, पावर कम ट्रांसफर मतलब लेस स्टेबल, अनस्टेबल नहीं हुआ, बट ये लेस और ज्यादा होते जाएगा, कम होते जाएगा, तो इसका मतलब सिस्टम बिकम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है आपको इतनी चीजें। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि वोल्टेज किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हमारा कहां पे होना चाहिए, 0.95 पर यूनिट टू 1.05 पर यूनिट की रेंज में ही होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, बस इससे ज्यादा वोल्टेज में आपको जरूरत नहीं है। तो देखिए, अगर लोड के सेंस में बात करें ना, तो कई बार हम लोग क्या होता था, जब ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन देखते थे तो वोल्टेज का बहुत बड़ा रोल है, उसके साथ स्टेबलाइजर भी लेके आते थे। तो स्टेबलाइजर असल में क्या करता है, आपके वोल्टेज के जो वोल्टेज डिक्रीमेंट है उसके एक मिनिमम पॉइंट के बाद फिर आपके डिवाइस को चलने नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही आपके घर में वोल्टेज कम होता है तो कहीं ना कहीं आपका करंट बढ़ जाता है। क्योंकि मान लीजिए 10 किलोवाट का अगर आपके घर में पंखा है तो उससे पावर, चाहे वोल्टेज, पावर इज नथिंग बट V इंटू आई। अगर वोल्टेज कम है, डीम वोल्टेज आ गया, लाइट, अगर लाइट आपके घर में जो डीम हो गई,
तो करंट क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, क्योंकि उस पंखे को तो 10 किलोवाट पावर चाहिए और उस केस में आपके कंडक्टर्स का इंसुलेशन बर्नआउट हो सकता है कई बार। इसलिए जैसे ही घर में हमको सिखाया गया बचपन से कि वोल्टेज जैसे ही डिम हो तो हम क्या कर देंगे, सारे इक्विपमेंट बंद कर देंगे, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल, स्टोरी वाइज डिटेल में वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में आपको सुनाने वाला हूं इन सबसे रिलेटेड, ठीक है। अभी के लिए बेसिक में इतना ही आप समझिए। नेक्स्ट हमारा बचा हुआ जो पार्ट है दैट इज लोड एंगल, उसको भी जल्दी से देखते हैं।